सो चैप्टर स्टार्ट करते हैं और उसका सबसे पहला सेंटेंस जो हर स्टैंडर्ड में कॉमन होता है, लेकिन उसका मीनिंग यहाँ पर बहुत कम लोगों को पता है। सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ओके, अब मुझे जानना है यहाँ पर व्हाई वी कॉल स्ट्रक्चरल एंड व्हाई वी कॉल इट फंक्शनल। सेल को हम स्ट्रक्चरल क्यों बोलते हैं, सेल को हम फंक्शनल क्यों बोलते हैं। ओके, तो मैं आपको सीधे से ये दो क्वेश्चन बताऊँ तो क्या आप यही बोलोगे क्या यार नंदू सर इतना भी नहीं पता आपको कि स्ट्रक्चरल क्यों बोलते हैं, सेल को फंक्शनल क्यों कहा गया है। ये तो आप तुरंत बता दोगे कि जो भी पूरा जो ऑर्गेनिज्म है उसका पूरा बॉडी जो है वो सेल का बना है। और ज़्यादा डिटेल में अगर आप मुझे समझाओ तो आप ऐसा बोलोगे कि सेल जो है वो यहाँ पर इकट्ठा होकर एक मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर बनाएंगे, एक मल्टी सेल्यूलर मास बनाएंगे। ओके, ये मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर जो है वो आगे जाकर क्या बनाएगा, टिश्यू बनाएगा मिलकर। टिश्यू जो है वो मिलकर क्या बनाएंगे, स्पेसिफिक ऑर्गन और स्पेसिफिक बहुत सारे ऑर्गन इकट्ठा मिलकर क्या बनाएंगे, ऑर्गन सिस्टम्स। और ऑर्गन सिस्टम्स जो है वो पूरा मिलकर एक कंप्लीट बॉडी बनाएंगे। सो बेसिकली यहाँ पर एक फिर से एक बात देख लेते हैं कि सेल जो है बहुत सारे सेल डिवाइड होकर एक मास ऑफ सेल यानी कि मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर बनाएगा। वो मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर जो है वो मिलकर एक स्पेसिफिक टिश्यू बनाएगा और बहुत सारे टिश्यू मिलकर एक ऑर्गन बनाएगा और बहुत सारे ऑर्गन मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम बनाएगा और बहुत सारे इसी तरह बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स बनेंगे, तब जाकर पूरा एक बॉडी बनेगा। जैसे कि अपनी ही बात करते हैं, ओके, रिवर्स जाते हैं तो अपने बॉडी के हिसाब से तो ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे कि ह्यूमन बॉडी ले लो तो ह्यूमन बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, ओके, नर्वस सिस्टम, बहुत सारे सिस्टम्स हैं। और सिस्टम जो है वो किसके बनाए हैं, सिस्टम जो है बहुत सारे सिस्टम, उसमें से एक सिस्टम लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, तो डाइजेस्टिव सिस्टम किसका बना है, एलिमेंट्री कैनाल, ओके, माउथ टू माउथ से लेकर एनस तक, ओके, mouth, then mouth cavity, okay, then larynx, then esophagus, stomach, intestines, okay, then ये जो पूरा एलिमेंट्री कैनाल जो है वो एक एक ऑर्गन का बना है, यानी कि बहुत सारे ऑर्गन मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं। ओके, इसी तरह बहुत सारे सिस्टम मिलकर पूरा एक बॉडी बनाते हैं। तो अब रिवर्स जाना है, बॉडी जो है बहुत सारे सिस्टम का बना है, उसमें से कोई एक सिस्टम ले लो, एक सिस्टम लिया, उसमें से देखना है कि वो किसका बना है, तो बहुत सारे ऑर्गन्स का बना है, उसमें से एक ऑर्गन यानी कि मैंने स्टमक लिया तो स्टमक जो है वो किसका बना है, तो मैंने स्टमक का सेक्शन ले लिया। स्टमक जो है बहुत सारे किसका बना होगा, टिश्यूज का बना होगा, उसमें से मैंने कोई एक टिश्यू ले ली। ओके, वो टिश्यू जो है वो किसकी बनी होगी, वो एक टिश्यू जो है बहुत सारे सेल्स की बनी होगी। और वो जो सेल है, ओके, वो जो सेल है उसको अगर सेपरेट कर दो तो एक एक क्या मिलेंगे, सेल। तो बेसिकली अगर आप देखो तो सेल जो है वो क्या बनाता है, पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर। सेल जो है बेसिकली पूरा बॉडी का क्या बनाता है, स्ट्रक्चर। दैट्स व्हाई वी कॉल द सेल इज अ स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ एवरी लिविंग ऑर्गेनिजम्स बॉडी। ओके, समझ में आया। सो फिर से एक बार यही सीक्वेंस याद रखना कि सेल जो है, ओके, रिवर्स जाओ तो अच्छी तरह से समझ में आएगा। अपना ही बॉडी ले लो, अपना बॉडी को अगर आप सेपरेट कर दो तो बहुत सारे सिस्टम मिलेंगे। कोई भी एक सिस्टम आप उठा के देख लो, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो लंग्स वगैरह सब आता है, ओके, यहाँ पर एंडोक्राइन सिस्टम आप ले सकते हो, ओके, एक्सक्रीटरी सिस्टम ले सकते हो, किडनी, ओके। तो कोई भी जो सिस्टम है वो अलग अलग ऑर्गन्स का बना है। एक्चुअली सिस्टम आपको बता दूँ हमारे बॉडी का सिस्टम यानी कि क्या, ओके, लाइक डाइजेस्टिव अच्छा रहेगा क्योंकि आपने 10th में शायद डाइजेशन के अंदर बहुत अच्छी तरह से आपने लर्न किया है। सो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो किस तरह बनता है, तो यहाँ पर ऑर्गन्स तो है ही, माउथ कैविटी, देन लैरिंक्स, एसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ओके, देन रेक्टम, ओके, एनस। तो ये सब जो है ऑर्गन्स वो मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं। लेकिन सिस्टम इस तरह से नहीं बनता। सिस्टम मतलब क्या, तो ऑर्गन, ओके,
और उस ऑर्गन के अंदर जो भी ऑर्गन से पूरा एक ट्रैक बना है, एलिमेंट्री ट्रैक, और उस ट्रैक के अंदर जिसको हम यहाँ पर डाइजेस्टिव ऑर्गन्स बोलेंगे, उस ऑर्गन को क्या बोलेंगे, डाइजेस्टिव ऑर्गन। प्लस उसके अंदर कौन सी एक्टिविटी हो रही है, स्टमक के अंदर कौन सी एक्टिविटी होगी, यहाँ पर डाइजेशन की एक्टिविटी। ओके, प्रोसेस कौन सी होगी, डाइजेशन प्रोसेस। तो उसकी एक्टिविटी, उसकी प्रोसेस प्लस ऑर्गन्स, यानी कि ऑर्गन्स और उसके अंदर जो भी एक्टिविटी हो रही है, इन दोनों को मिला दो और जो पूरा एक सिस्टम बनता है, तो उसको हम बोलते हैं यहाँ पर ऑर्गन सिस्टम्स। ओके, यानी कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स एंड रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन, इट इज द एक्टिविटी which occur inside the respiratory organs. Okay, so पूरा बन गया यहाँ पर रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो सिस्टम इस तरह से बनता है। इसी तरह डाइजेस्टिव ऑर्गन्स एंड डाइजेशन दोनों को मिला दो तो हो गया, उसके अंदर जो हो रहा है डाइजेशन, उन दोनों को मिला दो, यहाँ पर हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, तो बहुत सारा सिस्टम इस तरह से बनेगा, और जिसको हम यहाँ पर बोलेंगे ऑर्गन्स, कॉमनली बोलेंगे ऑर्गन सिस्टम्स, जो मिलकर क्या बनाएंगे बॉडी। अगर सेपरेट कर दोगे तो उसमें से क्या सेपरेट होंगे, ऑर्गन्स। ओके, तो यहाँ पर मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम को सेपरेट कर दिया, तो सारे ऑर्गन्स, हर एक ऑर्गन्स को मैं अगर अलग अलग कर दूँ, उसमें से एक ऑर्गन उठा दूँ। ओके, तो स्टमक का मैंने सेक्शन लिया, वो किसका बना है मुझे वो देखना है। ओके, तो उसमें मुझे देखने को मिला कि बहुत सारे टिश्यू मिलकर एक ऑर्गन बनाती है। ओके, तो बहुत सारी टिश्यू मिली, मैंने उसमें से एक टिश्यू ले ली, और एक टिश्यू को मैंने यहाँ पर माइक्रोस्कोपिकली मैंने उसको एनालिसिस किया, तो उसमें से मुझे पता चला कि बहुत सारे सेल की बनी हुई है एक टिश्यू। तो बेसिकली अपना बॉडी का कोई भी हिस्सा ले लो, या फिर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का कोई भी पार्ट ले लो, कोई भी ऑर्गन ले लो, वो बेसिकली किसका बना होगा, सेल का ही बना हुआ होगा। ओके, और इस चीज़ की वजह से सेल ही पूरा बॉडी बनाता है, ऐसा इनडायरेक्टली आप बोल सकते हो, इसीलिए उसको क्या बोला गया है, स्ट्रक्चरल पार्ट। ओके, चलो ये तो शायद आपको समझ में आ भी जाए, या फिर आप मुझे भी समझा दो, लेकिन व्हाई वी कॉल इट ऑल्सो फंक्शनल यूनिट। तो सर शायद सीधी सी बात है, यहाँ पर आप ही ने तो कहा कि हमारा बॉडी का हर कोई हिस्सा जो है वो सेल का बना हुआ है। तो मान लो कि आप अभी लिख रहे हो, तो आपका हैंड जो है फंक्शन कर रहा है, तो बेसिकली उसके सेल फंक्शन कर रहे हैं, ऐसा आप बोल सकते हो। यहाँ पर जो मैं भी लिख रहा हूँ, ओके, तो क्या फंक्शन क्या हो रहा है, यहाँ पर मेरी उंगलियाँ जो है वो लिख रही है, वो फंक्शन कर रही है। तो उंगलियाँ भी किसकी बनी होगी, बेसिकली सेल की, यानी कि उंगलियाँ जो है वो ऑर्गन टिश्यू की बनी, टिश्यू जो है वो सेल का बना हुआ होगा। तो बहुत सारे सेल यहाँ पर फंक्शन कर रहे हैं, ओके, इसीलिए उसको फंक्शनल बोला जाता है। सिंपल सी बात है। नहीं, यस, यहाँ पर फंक्शनल वर्ड जो है इतना सिंपल नहीं है सेल के अकॉर्डिंग, मुझे इसी में जाना है, और इसी में से पूरा जो यहाँ पर एक ही सेंटेंस सीखेंगे हम इस चैप्टर में आज। ओके, लेकिन पूरा 11 साइंस को निचोड़ के रख देंगे। यस, और बहुत सारे क्वेश्चन भी मेरे मन में है जो यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे, और यही लेक्चर जो है वो आपको लेके जाएगा 12th साइंस तक। ओके, सो व्हाई वी कॉल, मेरा क्वेश्चन ये है, ये तो सिंपल सी बात है, मेरा क्वेश्चन यहाँ है, व्हाई वी कॉल दिस सेल इज आल्सो फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, सारे ऑर्गेनिजम्स की लाइफ में सेल जो है उसको फंक्शनल यूनिट क्यों कहा गया है। तो ऐसा आंसर आप नहीं दे सकते, ऐसा तो कोई भी सिंपल, कोई भी मैथ्स का भी स्टूडेंट बोल देगा कि सर आप लिख रहे हो तो हैंड जो है वो सेल का बना है बेसिकली, तो सेल जो यहाँ पर हैंड फंक्शन कर रहा है, तो बेसिकली सेल फंक्शन कर रहा है, सीधी सी बात, ऐसा नहीं। ओके, सो यहाँ पर ये वर्ड समझाने के लिए मैं आपको और 2 क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। ओके, एक कि हम ऑक्सीजन जो है वो यूज़ क्यों करते हैं, हम एज ए रेस्पिरेशन गैस ऑक्सीजन ही क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, एंड व्हाई वी आर लिविंग, हम जिंदा क्यों है। हाँ, सिली क्वेश्चन है। व्हाई वी आर गेटिंग ओनली ऑक्सीजन इनसाइड द लंग्स। ओके, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे आंसर देंगे सर जिंदा रहने के लिए, दैट इज द आंसर। ओके, इतना सिंपल सा आंसर यहाँ पर बायोलॉजी में होना ही नहीं चाहिए। इतना अच्छा आंसर दो कि इसी में पूरा बायोलॉजी आ जाए। ओके, इसीलिए तो मैंने बोला रट्टा नहीं मारना, समझना है, सीखना है, डिटेल में जाना है, और ऐसे भी डिटेल में नहीं जाना है कि आप सो जाओ। ओके, आप अच्छी तरह से इस चीज़ को समझ पाओ और इंटरेस्ट लेकर। ओके, सो व्हाई वी आर, मेरे 2 क्वेश्चन, और उसी के थ्रू हम ये चीज़ सीखेंगे।
बहुत अच्छा लॉजिक है। ओके, ये दो क्वेश्चन मेरे अभी है आपके सामने कि व्हाई वी आर यूज ऑक्सीजन इनसाइड द रेस्पिरेशन, और रेस्पिरेशन करने में ऑक्सीजन ही क्यों, यार हवा में इतने सारे गैसेस है, नाइट्रोजन ले लो सबसे अच्छा, सबसे ज़्यादा अमाउंट में है 78%, वो यूज़ कर लो ना, ऑक्सीजन क्यों बिगाड़ रहे हो। एंड व्हाई वी आर लिविंग फेज में क्यों जिंदा क्यों है। ओके, एज ए बायोलॉजी एजुकेटर एंड बायोलॉजिकल स्टूडेंट सबको सबसे पहले ये दो क्वेश्चन होना चाहिए कि सारा ये जिंदा क्यों है। ओके, कि ऐसी तो कौन सी मैकेनिज्म अंदर चल रही है। अब आप लॉजिकली सोचना बंद करो, आप मैकेनिकली सोचो, आप साइंटिफिकली सोचो, बायोलॉजिकली सोचो कि हमारे बॉडी में ऐसा तो क्या होता है कि हम जिंदा रह पाते हैं, समझना। ओके, सो मेरा ये दो क्वेश्चन यहाँ पर हम सोल्व करेंगे और उसके थ्रू यहाँ पर जाएंगे। ओके, सो व्हाई वी आर लिविंग, सबसे पहले उस पर जाते हैं, उसके बाद हम जाते हैं कि उसी में आंसर आ जाएगा ऑक्सीजन क्यों इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम जिंदा क्यों रहते हैं, तो सीधी सी बात है, आप मोबाइल यूज़ करते हो, आप कोई भी चीज़ जो फंक्शन करती है वो सब चीज़ इस्तेमाल करते हो, कार इस्तेमाल करते हो। ओके, आप कोई भी एक्टिवा इस्तेमाल करते हो, कोई व्हीकल इस्तेमाल करते हो। ओके, मोबाइल का ही एग्जांपल ले लेते हैं हम, तो मोबाइल जो है आप अच्छी तरह से अपने दोस्त के साथ चैट करने में लगे हो, ओके, बहुत अच्छा मैसेज आ रहा है कि भाई क्या कर रहा है यार, क्वारंटाइन चल रहा है, चल वीडियो कॉल करते हैं, ये वो बहुत सारी बातें होगी आपकी। ओके, फ्री हो तो अभी तो, और बहुत इंटरेस्टिंग पबजी ले लो, आपका तो फेवरेट है पबजी, खेल रहे हो अच्छी तरह से। ओके, और अचानक से आप कोचिंग की में उतर रहे हो और अचानक से आप किसी को मारने ही वाले हो और बैटरी डाउन, मोबाइल स्विच ऑफ, बिकॉज ऑफ बैटरी डाउन। कैसा गुस्सा आएगा यार, अभी तो स्टार्ट किया था और ख़त्म भी हो गया, क्यों हुआ, बैटरी की वजह से, एनर्जी की वजह से। बैटरी मोबाइल की भी एनर्जी चली जाती है तो वो फंक्शन करना बंद कर देता है। सीधा लॉजिक है, देखना कोई भी चीज़, केमिस्ट्री का रूल है, केमिस्ट्री का थर्मोडायनेमिक्स का रूल्स है कि कोई भी चीज़ अगर फंक्शन में है, वो फंक्शन कर रही है, उसका मतलब उसके अंदर क्या है, एनर्जी है। लेकिन जैसे ही वो एनर्जी खत्म तो वो चीज़ जो है फंक्शन करना बंद कर देगी। वैसा ही हमारे बॉडी के अंदर है। ओके, जब तक एनर्जी हमारे बॉडी में है, ओके, एनर्जी का सोर्स हमको मिल रहा है, हमारे बॉडी को एनर्जी मिल रही है, तो हमारे बॉडी का हर एक हिस्सा जो है वो फंक्शन कर रहा है। जैसे ही एनर्जी मिलना बंद हो जाएगी, सभी ऑर्गेनिज्म को, सभी टिश्यू को, सभी सेल को एनर्जी मिलना बंद हो जाएगी, सारे के सारे सेल जो है वो फंक्शन करना बंद हो जाएंगे, ज़रा भी फंक्शन नहीं कर पाएंगे। वो वाला स्टेट जहाँ पर एक भी सेल फंक्शन नहीं कर रहा है बिकॉज द लैक ऑफ एनर्जी, उसके अंदर एनर्जी नहीं मिल रही है, बाहर से एनर्जी नहीं मिल रही, तब सारे के सारे सेल जो है वो डीफंक्शनिंग हो जाएंगे, फंक्शन करना बंद कर देंगे, और उस स्टेट को हम कहेंगे यहाँ पर कि उस पर्सन की डेथ हो चुकी है। ओके, सो यहाँ पर हम लिविंग फेज में क्यों है, क्योंकि हमको एनर्जी मिल रही है, हमारे बॉडी में एनर्जी, क्योंकि हमारे बॉडी पूरी किसकी बनी है, सेल को। सो बेसिकली किसके अंदर एनर्जी बन रही है, हम ऐसा बोल सकते हैं, तो सेल के अंदर, सेल के अंदर एनर्जी बन रही है, एनर्जी मिल रही है, वो एनर्जी यूज़ हो रही है। जब तक एनर्जी मिलती जाएगी, यूज़ होती जाएगी, तब तक हम फंक्शन करते जाएंगे। जब तक हम फंक्शन करते जाएंगे तब तक हम लिविंग स्टेट करेंगे। अभी यहाँ पर ये क्वेश्चन यहाँ एंड नहीं हुआ है। ओके, इस क्वेश्चन को हमको अभी डिटेल में जाना है। तो एनर्जी जो है वो कहाँ से मिल रही है, आप तो चार्जर मोबाइल को लगा दोगे, चार्जर जो है उसका सोर्स है एनर्जी का, लेकिन हमारी बॉडी का सोर्स क्या है, हमारी बॉडी को एनर्जी कहाँ से मिलेगी। ओके, हमको यहाँ पर हमने क्या डिस्कस किया कि हमें जिंदा रहने के लिए, जिंदा लिविंग रहने के लिए, लाइव रहने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी। ओके, और वो एनर्जी यहाँ पर कहाँ बनती है, बॉडी के अंदर, क्योंकि बॉडी जो है वो हर बहुत सारे सेल की बनी हुई है। तो मान लो कि कोई एक मैंने सेल ले लिया, ओके, दिस इज द वन ऑफ द सेल ऑफ माय बॉडी, ओके, जिसको अभी एनर्जी की रिक्वायर्ड है। ये चिल्ला रहा है यार मुझे नंदू सर मुझे एनर्जी दे दो, कहाँ से मैं दूँ, किस तरह से दूँ, पानी पी के, यस, फूड। ओके,
हम बाहर से जब भी एनर्जी ख़त्म हो जाती है, हम बाहर से एज ए फूड, एज ए न्यूट्रिशंस हम बाहर से एनर्जी लेते हैं, तो ये यहाँ पर फूड इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, इट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। ओके, फूड जो है वो एनर्जी का यहाँ पर क्या है, सोर्स है। और यहीं पर मुझे डिस्कस करना है okay? कि फूड हम लेते बाहर से, समझना अब एनर्जी किस में है, हम किस में से एनर्जी गेन करते हैं, फूड में से। और फूड जो है उसमें से एनर्जी कौन निकालता है हमारे बॉडी में, हर एक सेल। यानी कि आप बाहर से फूड ले लो और हमारी बॉडी के हर एक सेल में डाल दो तो सेल ऑटोमेटिकली उसमें से एनर्जी ले लेगा, यही मीनिंग हुआ ना। ओके, लेकिन सेल जो है, लॉजिकली बात ये है, सेल जो है इतना छोटा है और बाहर से हम बहुत बड़े बड़े बाइट जो खाते हैं बर्गर के, उतने इसकी साइज़ तो बहुत बड़ी है, सेल में कैसे जाएगा। और एनर्जी जो जनरेट हो रही है फूड में से, ओके, इट इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी, और ये जो है इट इज़ द जनरेटर ऑफ एनर्जी। तो यहाँ से फूड में से एनर्जी को निकालेगा कितना, कोई यहाँ पर तो कोई ऐसे मैजिकल एक्टिविटी तो है नहीं, कोई जादू की क्रिया तो चल नहीं रही है जो यहाँ पर हमको समझ लेने की है। यहाँ पर हमको समझना है, लॉजिकली समझना है कि यार ये होता कैसे है। ओके, सो ये फूड के अंदर एनर्जी है और मुझे इस फूड को इस सेल में जो यहाँ पर चिल्ला रहा है कि मुझे एनर्जी चाहिए, मुझे वहाँ पर डालना है और उसमें से मुझे इस फूड में से इस सेल के थ्रू एनर्जी निकालनी है और इस सेल को फंक्शन में लाना है। क्या समझ? तो हम क्या करेंगे, अब जो थियरी आएगी वो आपको पूरा 11 साइंस सिखा देगी। ओके, ये फूड जो सोर्स है, ओके, जो आप बाहर से ले रहे हो, अब बाहर से जितने भी फूड बाहर से ही डालोगे, डायरेक्ट सेल में तो जा डाल नहीं सकते, क्योंकि बाहर से डालोगे तो बाहर से खाओगे उसको, उसके बाद उसको डाइजेशन होगा उसका, उसके बाद धीरे 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 से इंटेस्टाइन में जाएगा। ओके, एब्जॉर्प्शन होगा, ये सब चीज़ होने वाली है। ओके, सो यहाँ पर फूड जो है वो आप बाहर से ले रहे हो। मैं आपको बता दूँ, फूड जो है वो 3 टाइप्स के, जो भी हम बाहर से ले रहे हैं फूड, वो यहाँ पर 3 टाइप्स के हुए। एक ऑर्गेनिक फूड, ओके, एक जो होते हैं इनऑर्गेनिक फूड, और तीसरे होते हैं विटामिन्स। ऑर्गेनिक फूड, इनऑर्गेनिक फूड, एंड द थर्ड वन इज विटामिन्स। ओके, ऑर्गेनिक फूड, इनऑर्गेनिक फूड और विटामिन्स क्या है समझ लेना यहाँ पर। ऑर्गेनिक फूड, इनऑर्गेनिक फूड एंड विटामिन्स, व्हाट इज दिस 3 फूड, व्हाट आर दिस 3 फूड। ओके, यहाँ पर ऐसा नहीं है ऑर्गेनिक यानी कि हेल्थी हाइजीनिक, ऐसा नहीं है। केमिकली जाओ, केमिकली उसका स्ट्रक्चर में, जिस फूड के स्ट्रक्चर में, केमिकल स्ट्रक्चर में अगर वो कार्बन का बना है, अगर वो फूड जो हम ले रहे हैं बाहर से वो कार्बन का बना है, तो वो होता है ऑर्गेनिक। जो फूड कार्बन का बना हो उसको हम बोलेंगे ऑर्गेनिक। जिस फूड के अंदर कार्बन जरा सा भी ना हो, स्ट्रक्चर के अंदर कार्बन के सिवाय का जो भी एलिमेंट है उसका बना हो, तो उसको हम बोलेंगे इनऑर्गेनिक। और विटामिन जो है वो कार्बन का हो भी सकता है और कार्बन का नहीं भी हो सकता। कार्बन का बना हुआ हो भी सकता है और कार्बन का बना हुआ नहीं भी हो सकता। ओके, सो यहाँ पर हम उसके एग्जाम्पल ले लें तो ज़्यादा समझ में आएगा। ओके, मान लो कि यहाँ पर हम ले रहे हैं ऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक फूड कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, कार्बोहाइड्रेट यानी कि शुगर, गेहूँ, जो भी आप रोटी खाते हो तो उसमें से कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है। ओके, तो कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि शुगर लाइक स्ट्रक्चर, उसके बाद प्रोटीन, उसके बाद लिपिड, ओके, और उसके बाद न्यूक्लिक एसिड। ये 4 चीज़ जो आप बाहर से लेते हो, ओके, एक्चुअली हम जो भी फूड खाते हैं ना उसमें इस तीनों के 3 आ ही जाते हैं। ओके, लेकिन डिपेंड करता है कि वो फूड जो है इन तीनों में से ज़्यादा कौन सी मात्रा, किसकी मात्रा उस फूड में ज़्यादा है। ओके, तो ऑर्गेनिक फूड अगर हम यहाँ पर ले रहे हैं तो ऑर्गेनिक फूड ये चारों के चारों हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। डिपेंड करता है कि फूड कौन से सोर्स का आप खा रहे हैं। तो मान लो कि अगर ये कार्बोहाइड्रेट है,
जो कार्बन का बना हुआ है और ऑर्गेनिक है। ओके, तो कार्बोहाइड्रेट क्या करेगा अपनी बॉडी के अंदर, उसका काम क्या है, उसका फंक्शन क्या है। तो सीधी सी बात है, कार्बोहाइड्रेट जो है वो हमारे बॉडी को, उसका मेन टास्क है हमारी बॉडी को यहाँ पर एनर्जी प्रोवाइड करना। उसका मेन टास्क ही यही है, वो यहाँ पर क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। ओके, और उसका एक एग्जांपल है पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड ओके, समझो यहाँ पर पॉली, ओके, ये सारे केमिकल वर्ड है। Saccharide, which is the example of carbohydrate. Saccharide, that means sugar, sugar. Okay, और poly, that means infinite, बहुत ज़्यादा, इनगिनत। ओके, यहाँ पर एक यानी मोनो, डाई यानी दो, ओके, और पॉली यानी कि बहुत सारे। ओके, ये सारे केमिकल वर्ड है, बायोलॉजिकल वर्ड, बायोकेमिकल वर्ड। सो पॉली बहुत सारे शुगर मिलकर एक पॉलीसेकेराइड बनाता है, जो एग्जांपल है कार्बोहाइड्रेट का। यानी कि आप एक मॉलिक्यूल नहीं ले रहे हो, एक मॉलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट का नहीं ले रहे हो, आप ले रहे हो बहुत सारे मॉलिक्यूल जो यहाँ पर है पॉलीसेकेराइड के फॉर्म में। ओके, तो ये है एक पॉलीसेकेराइड, इतना बड़ा एक पॉलीसेकेराइड का मॉलिक्यूल, एक पॉलीसेकेराइड का मॉलिक्यूल बहुत बड़ा। ओके, जिसकी साइज ऑलमोस्ट सेल के जितनी, और आपको ये चीज़ आप बाहर से ले रहे हो फूड के अंदर। उसके पहले यहाँ पर बता दूँ मैं आपको कि बाकी के जो ऑर्गेनिक फूड है यानी कि प्रोटीन और लिपिड, वो स्ट्रक्चर बनाएंगे, बॉडी का स्ट्रक्चर बनाएंगे, सेल का स्ट्रक्चर बनाएंगे। जैसे कि सेल के अंदर सेल वॉल होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है। तो सेल मेम्ब्रेन उसका सेल के अंदर जो होती है, इट इज़ द मेन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सेल। तो सेल मेम्ब्रेन ही नहीं होगी तो फिर सेल की बाउंड्री लाइन नहीं बनेगी। तो सेल मेम्ब्रेन जो है वो पूरी की पूरी प्रोटीन और लिपिड की ही बनी है। तो आप बाहर से लिपिड और प्रोटीन ले लोगे तो नए सेल नहीं बनेंगे। ओके, तो सेल को बनाने के लिए, नए सेल बनाने के लिए, नया स्ट्रक्चर बनाने के लिए, बॉडी में नए ऑर्गन्स बनाने के लिए प्रोटीन और लिपिड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बाहर से ऑर्गेनिक फूड अगर आप लोगे तो प्रोटीन और लिपिड भी आएगा, तो वो स्ट्रक्चर बनाएगा बॉडी के अंदर। ओके, और न्यूक्लिक एसिड, माय फेवरेट, न्यूक्लिक एसिड जो यहाँ पर बनाएगा हमारे बॉडी के अंदर DNA, हमारे बॉडी का जो जेनेटिक मटेरियल है, जिसके थ्रू हम बहुत सारी बातें जान सकते हैं हमारी बॉडी की अंदर, जो भी हमारा जो नेचर है, हमारा जो कैरेक्टर है, वो सब इसके थ्रू आता है, DNA के थ्रू। तो वो बेसिकली बनता है न्यूक्लिक एसिड। फिर से एक बार, कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है, प्रोटीन लिपिड हमारी बॉडी में स्ट्रक्चर बनाता है, और न्यूक्लिक एसिड हमारे बॉडी में DNA बनाता है। ओके, सो बेसिकली मैंने सीख लिया कि ऑर्गेनिक जो फूड है वो कितने कितने हैं, कौन सा है। इनऑर्गेनिक फूड जिसमें कार्बन जो है ऐसा है ही नहीं, तो अगर उसका एग्जांपल मैं आपको लूँ और आप उसको फ्रूट के और से भी फ्रूट की एज अ फ्रूट भी आप उसको लेते ही हो। ओके, जैसे कि पानी, वाटर, कहीं पर भी कार्बन दिख रहा है नहीं, लेकिन वाटर जो है इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ फूड। ओके, इट इज ऑल्सो इनऑर्गेनिक, कार्बन नहीं है तो इनऑर्गेनिक हुआ। कैल्शियम, कैल्शियम भी हड्डियों के लिए बहुत अच्छा है, तो कैल्शियम में भी कहीं कार्बन नहीं है। सोडियम, फॉस्फोरस, बहुत सारे एलिमेंट्स। तो ये सारी चीज़ जो है दैट इज द इनऑर्गेनिक फूड। एंड विटामिन जो है बहुत सारे हैं, विटामिन A, B, C, D, E, विटामिन A, विटामिन B, विटामिन C, विटामिन B, विटामिन E, विटामिन I, विटामिन K। ओके, और इसमें भी विटामिन B जो है, B का पूरा कॉम्प्लेक्स है, विटामिन B1 to B12, B1 to B12। इसमें जो B12 है हमारे बॉडी के लिए स्टेमिना के लिए रिस्पॉन्सिबल है। स्टेमिना, कितना स्टेमिना है हमारे बॉडी, वो कौन देगा, विटामिन B12। जितनी विटामिन B12 सोर्स ऑफ फूड जो सोर्स ऑफ B12 का फूड हम बाहर से लेंगे तो हमारे बॉडी का जो स्टेमिना है, कुछ काम करने की जो कैपेसिटी है वो बढ़ती रहेगी। तो इतने हैं विटामिन। सो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया फूड इन 3 टाइप के मेजरली होते हैं, 3 कैटेगरी के होते हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और विटामिन एज ए स्ट्रक्चर वाइज। ओके,
ऑर्गेनिक जो कार्बन का बना हुआ होता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड। जो ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक जिसमें कार्बन नहीं होता, पानी, कैल्शियम वगैरह। विटामिन बहुत सारा है जो कार्बन के बने हुए होते हैं, नहीं भी होते, ओके, इसलिए उसको अलग कैटेगराइज किया, विटामिन बोला, जिसके भी डेफिशिएंसी हो सकती है उसके अभाव से। विटामिन ए ना लो तो रेटिना के अंदर प्रॉब्लम होता है, बी ना लो तो स्टेमिना का प्रॉब्लम होता है, सी ना लो तो स्कर्वी डिसीज हो सकता है, डी ना लो तो हड्डियों में प्रॉब्लम, ई ना लो तो स्किन में प्रॉब्लम, गर्ल्स लोगों को, ओके, गर्ल्स के हेयर और जो स्किन है वो विटामिन ई की वजह से बहुत अच्छी तरह से ग्लो कर सकते हैं, हेयर ग्रोथ अच्छा होता है। आई के उसका भी अलग से इम्पोर्टेंस है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, इसीलिए तो उसको फूड बोला है, इसीलिए तो उसको न्यूट्रिएंट्स बोला है। लेकिन हमारा जो मेन टॉपिक था, हमारा जो मेन पर्पस था, व्हाई वी आर लिविंग, ओके, तो हमने बोला कि फंक्शन कर पाते हैं तो लिविंग है, और फंक्शन के लिए एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी हमको यहाँ पर फूड में से मिलेगी। सो सोर्स ऑफ एनर्जी इट इज़ फूड। तो फूड, अब फूड में एनर्जी कहाँ पर है, तो फूड में भी एनर्जी कहाँ पर है, ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में भी एनर्जी कहाँ पर है, कार्बोहाइड्रेट में। कार्बोहाइड्रेट में भी एनर्जी कहाँ पर है, पॉलीसेकेराइड में। तो अब आप पॉलीसेकेराइड के अंदर एनर्जी है तो खा लो पॉलीसेकेराइड, डाल दो सेल के अंदर, इतना ईजी है क्या। पॉलीसेकेराइड का स्ट्रक्चर बाहर से आप एक तो बाइट लोगे नहीं, छोटा सा, इतना छोटा हो सकता है, सेल से छोटा बाइट आप ले सकते हो, देख भी नहीं सकते, ओके, माइक्रोस्कोप लेना पड़ेगा। तो आप क्या करते हो, ऑब्वियसली आपको बड़ा ही बाइट लेना है, ओके, तो आप रोटी तोड़ते हो, खाते हो, लेकिन अंदर जाकर क्या होता है हमको नहीं पता सकता, यहाँ पर जानना है अंदर जाकर क्या हो सकता है। तो देखना यहाँ पर अब एनर्जी, ओके, एनर्जी जो है वो पहले से, क्योंकि पॉलीसेकेराइड आप बाहर से ले रहे हो तो उसका साइज, और यहाँ पर जनरेटर भी यहाँ पर एक है, सेल के अंदर एक ऑर्गेनल होती है जिसको आप बोल सकते हो पावर हाउस ऑफ सेल, जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल, ओके। तो वो इस सेल के थ्रू, इस सेल के अंदर वो उस एनर्जी को इसमें से गेन करेगा, कि जो यहाँ पर, तो ये चीज़ इतनी बड़ी सेल के अंदर जाएगी कैसे। इसीलिए हमारी बॉडी में एक ट्रैक फिक्स किया हुआ है और उसका नाम है डाइजेशन, डाइजेस्टिव ट्रैक, और उसके अंदर एक प्रोसेस होती है जिसको हम बोलेंगे डाइजेशन। और डाइजेशन क्या है, इट इज़ नथिंग बट द प्रोसेस इन विच द साइज रिडक्शन अकर ऑफ दिस फूड। इस फूड की साइज को हमको यहाँ पर इतना रिड्यूस करना है कि वो पॉलीसेकेराइड में से, यानी कि यहाँ पर वो जो है वो लार्ज फॉर्म में है, पॉलीमर फॉर्म में, बहुत बड़े फॉर्म में है, तो उसको तोड़कर बहुत छोटे छोटे फॉर्म में, यानी कि मोनोमर में कन्वर्ट करना। मोनोमर, पॉली यानी कि बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा, मोनो यानी कि एक, मर यानी कि मोनोमर, ओके, यहाँ पर उसको बोलेंगे हम पॉलीमर। पॉलीमर, मर यानी कि मॉलिक्यूल, MER, मर यानी मॉलिक्यूल, पॉली यानी बहुत ज़्यादा, यानी कि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का बना हुआ एक बड़ा सा एक एटम्स, ओके, एक बड़ा सा एलिमेंट। और मोनोमर यानी कि एक ही मॉलिक्यूल्स का बना हुआ, एक ही मॉलिक्यूल का बना हुआ एलिमेंट, ओके। तो उसको तोड़ना है, पॉलीसेकेराइड को अगर तोड़ोगे तो उसका मोनोमर यहाँ पर बनेगा ग्लूकोज, बहुत सारे ग्लूकोज निकलेंगे उसमें से, उसको अगर तोड़ोगे तो। और तोड़ने का काम कौन करता है यहाँ पर, डाइजेशन, ओके, इसीलिए डाइजेशन होता है। इसीलिए हमारे बॉडी में अगर हम खाते हैं कोई भी तो स्टमक के थ्रू डाइजेशन होता है, और डाइजेशन के थ्रू ये बड़ा सा जो एलिमेंट हमने बाहर से फूड लिया है उसको इतना साइज रिड्यूस करना है उसका, कि वो इतना छोटा हो सके, उसका एक मॉलिक्यूल सेल से भी छोटा हो, वो सेल के अंदर जा सके और उसमें से एनर्जी मिल सके। ग्लूकोज जो है वो 6 कार्बन का बना हुआ एक मॉलिक्यूल है, यहाँ पर देख लेना, ओके, 6 कार्बन का बना हुआ एक मॉलिक्यूल, और 6 के 6 कार्बन एक दूसरे से इस बॉन्ड के थ्रू, इस बॉन्ड जिसको हम बोलेंगे कार्बन कार्बन बॉन्ड, जिसको हम क्या बोलेंगे, कार्बन कार्बन बॉन्ड, इस बॉन्ड के थ्रू 6 के 6 कार्बन, ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल जो बहुत छोटा है, ओके, ये एक मॉलिक्यूल, ये केमिकल स्ट्रक्चर वाइज 6 कार्बन का बना हुआ, 6 कार्बन का बना हुआ है, ओके। और 6 के 6 कार्बन जो है
वो एक दूसरे से इस बॉन्ड के थ्रू, कार्बन कार्बन बॉन्ड के थ्रू एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और इट इज़ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड इन द वर्ल्ड। ओके, अगर उसको तोड़ दो तो उसमें से बहुत सारी एनर्जी लिबरेट होगी। ओके, समझते हैं यहाँ पर क्यों? जब ये बॉन्ड, जब ये ग्लूकोज बना होगा कहीं पर तो बना होगा, जब ये ग्लूकोज जनरली प्लांट्स में बनता है, वही हम खाते हैं। ओके, वही हमारे बॉडी में जाता है, वो टूटता है। ओके, तो जैसे ही प्लांट में फोटोसिंथेसिस के थ्रू ये ग्लूकोज यानी कि 6 कार्बन एक दूसरे के साथ जुड़ रहे होंगे और ये बॉन्ड कार्बन कार्बन बॉन्ड बन रहा होगा। ओके, तो बहुत सारी एनर्जी एज अ लाइट, सनलाइट की एनर्जी उसके अंदर यूज़ हुई है। एक्चुअली ये मैं वर्ड नहीं यूज़ करूँगा, यूज़ उसके अंदर स्टोर्ड हुई है। ओके, और यही केमिस्ट्री थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट रूल है। ओके, कि कोई भी एनर्जी जो है वो सिंथेसाइज नहीं होती, वो डिस्ट्रॉय नहीं होती, सिर्फ एक फेज़ में से दूसरे फेज़ में कन्वर्ट होती है। तो यहाँ पर जो जब भी बॉन्ड बनेगा तो सनलाइट जो है वो यहाँ पर स्टोर्ड होगी, कन्वर्ट होगी स्टोर्ड एनर्जी की, एज अ स्टोर्ड एनर्जी इसके अंदर कन्वर्ट हो गई। ओके, इस बॉन्ड के अंदर। और अब ये बॉन्ड जो है वो हमारे पास है। ये बॉन्ड जो है वो हमने खाया, फिर उसका साइड रिडक्शन किया, यानी कि हर एक ग्लूकोज को सेपरेट किया। कोई एक ग्लूकोज को मैं ध्यान में रख के सीख लूँ तो मुझे सारे ग्लूकोज का क्या होने वाला है वो समझ में आ जाएगा। तो इस एक ग्लूकोज के अंदर जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है, अगर मैं उसको ब्रेक कर दूँ तो वो एनर्जी जो उसके अंदर स्टोर्ड है वो यहाँ से सेपरेट हो जाएगी और मेरे बॉडी को, इस सेल को मिलेगी, और तब जाकर मैं यहाँ पर क्या कर पाऊँगा, ये एनर्जी के थ्रू फंक्शन कर पाऊँगा, ये मेरा सेल फंक्शन कर पाएगा। तो अब एनर्जी कहाँ पर है? अभी हमारा टॉपिक जो है यहाँ पर फिनिश नहीं हुआ। अब एनर्जी कहाँ पर है? पहले कहाँ पर थी? फूड के अंदर, फिर ऑर्गेनिक के अंदर, ऑर्गेनिक फूड के अंदर, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट के अंदर, उसके बाद पॉलीसेकेराइड के अंदर, उसके बाद डाइजेशन किया बॉडी के अंदर, स्टमक के अंदर, और इंटेस्टाइन में पहुंचा। तो इंटेस्टाइन में अब क्या होगा? ग्लूकोज, ग्लूकोज में थी, उसके बाद एनर्जी कहाँ पर है? ग्लूकोज में भी एनर्जी कहाँ पर है? इस बॉन्ड के अंदर एनर्जी कहाँ पर है? इस बॉन्ड के अंदर। जैसे ही इस बॉन्ड को मैं ब्रेक डाउन कर दूँ मुझे मेरी एनर्जी मिल जाएगी, तो उसके अंदर स्टोर्ड है। अब लेकिन ये तो है इंटेस्टाइन में, इसको मैं कैसे यहाँ पर सेल तक पहुँचाऊँगा? ये तो है सीधी सी बात है ना, ये तो कहाँ पर है? इंटेस्टाइन में, आफ्टर डाइजेशन। तो इसको मैं सेल तक लेकर कैसे जाऊँगा, किस तरह से जाऊँगा? तो हमारी बॉडी में एक और सिस्टम है जिसको बोलेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, वासो सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि ब्लड सर्कुलेशन वाला। ओके, तो हमारे बॉडी में एक ऐसा मटेरियल है, एक ऐसा लिक्विड है, ओके, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका काम ही है एज अ व्हीकल, वो काम करता है एक एलिमेंट को यहाँ से दूसरी जगह पहुँचाता है। उसका काम ही यही है, ब्लड का। ब्लड इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फ्लूइड इन अवर बॉडी। ओके, तो ब्लड वेसल्स बहुत सारी यहाँ वहाँ हमारे बॉडी में हर जगह फैली होगी। तो एक ब्लड वेसल जो है वो इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन के एक्टिविटी के थ्रू इस ग्लूकोज को ब्लड में लाएगी। ओके, और ब्लड के थ्रू इसको अपने साथ बहा कर ले जाएगी। ओके, और जहाँ पर भी ये फ्लो करके या इस सेल के नज़दीक आएगी तो उस सेल में इस ग्लूकोज को डाल देगी। अब ये ग्लूकोज कहाँ आ चुका है? 6 कार्बन का बना हुआ ये ग्लूकोज कहाँ आ चुका है? सेल के अंदर, वाया ब्लड। तो अब क्या होगा? अब क्या करेंगे? तो इसके अंदर आ चुका, आ गया, तो अब मिल जाएगी इसको एनर्जी, जो भी हमने बोला कि इसको एनर्जी मिल जाएगी। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया इस कार्बन कार्बन बॉन्ड को ब्रेक डाउन कर देगा और उसमें से एनर्जी बाहर निकाल देगा और एनर्जी सेल को मिलेगी, सेल फिर से फंक्शन करने लगेगा। ऐसा नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया के पास थोड़ी ना हथौड़ी है तो इसको यहाँ पर उसका वेट करेगा, जैसे ही ग्लूकोज आए उसको तोड़ देगा और उसका बॉन्ड जो है ब्रेक डाउन हो जाएगा और उसमें से एनर्जी निकल जाएगी। ऐसा है नहीं, ऐसा नहीं है। ओके, मैंने फिर से बोला यहाँ पर कि यहाँ पर एक प्रॉपरली मैकेनिज्म वाइज जाना है, सीखना है, रट्टा नहीं मारना। ओके, सो अब मैंने एक काम तो कर दिया यहाँ पर, जो बाहर से फूड लिया था उसको मैंने यहाँ पर सेल में तो ला दिया, सेल में डाल दिया, वाया ब्लड सर्कुलेशन था। अब उसको ब्रेक डाउन करना कैसे को इस तरह से आइडिया। एक छोटी सी स्टोरी। ओके, मान लो कि कोई एक अच्छी सी ट्रेन है, चुच्चू गाड़ी, अच्छी सी ट्रेन जो कोयले से चलती है।
और मैं रहा सीधा साधा आदमी, मुझे नहीं पता कि मैं जितना आता है उतना मुझे पता है। एज अ साइंस स्टूडेंट मुझे इतना तो पता है कि वो कोयले से चलती है। तो मुझे बोला गया कि भैया चलाओ, तो मैं भी अपना दिमाग यूज़ करने चला गया। छुच्छू गाड़ी के अंदर कोयले से चलती ट्रेन के अंदर मैंने देखा कि इंजन में कैबिन है जहाँ पर कोयला डाला जाता है। ठीक है, तो मैंने तो भाई अपना दिमाग लगाया और सारा का सारा कोयला उठा भर दिया कैबिन पूरा कोयले से। जो कोयले का कैबिन था वो पूरा मैंने भर दिया, लेकिन फिर भी ट्रेन नहीं चली। कुछ मिसिंग था यहाँ, कुछ मिसिंग। ओवर एक्साइटेड में, ओवर साइंस निकालने में मेरा कुछ मिसिंग रह गया। क्या रह गया? यस, मैंने वहाँ पर आग ही नहीं लगाई। मैंने यहाँ पर आग लगाई ही नहीं। ओके, आग लगाऊंगा तो क्या होगा? कोयला भी कार्बन का बना है। देखना, कोयले के अंदर भी कार्बन है और कार्बन के अंदर भी कार्बन कार्बन बॉन्ड है। ओके, तो जैसे ही मैं आग लगाऊंगा वो कार्बन के अंदर, वो कोयले के अंदर जो कार्बन 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 बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए हैं उसके बॉन्ड टूट जाएंगे, और टूटे हुए बॉन्ड में से जो स्टोर्ड एनर्जी वो निकलेगी और इंजन को मिलेगी एज ए स्टीम, और वो इंजन जो है उस एनर्जी को गेन करके आगे जाएगा, फंक्शन करेगा। समझ रहे हो? कि इसी तरह यहाँ पर भी वही लॉजिक है, ये भी कार्बन का बना हुआ है। ओके, यहाँ पर भी आग लगानी है, मतलब शरीर को, पूरे बॉडी को बाहर से आग नहीं लगानी है। देखना, आग कौन से गैसेस के प्रेजेंट में लग सकती है? आग जो है बहुत सारे गैसेस है, तो कौन सा गैस है ऐसा कि जिसके प्रेजेंट में ही आग लग सकती है, बर्निंग प्रोसेस हो सकती है? ओनली ऑक्सीजन। इसीलिए बर्निंग प्रोसेस को केमिस्ट्री की लैंग्वेज में ऑक्सीडेशन भी बोल सकते हैं। ओके, बिकॉज ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड उसको बर्न करने के लिए, ओके, नेचुरली। तो यहाँ पर भी जहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होगा वहाँ पर बर्निंग प्रोसेस नहीं होगी, वहाँ पर कुछ भी चीज़ बर्न नहीं हो सकती। ओके, यहाँ पर भी क्या है? ग्लूकोज, इसको बर्न करना है, तो यहाँ पर भी क्या चाहिए? बेसिकली ऑक्सीजन। उसको बर्न करवाने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। इसीलिए दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग ऑक्सीजन ओनली। इसीलिए हम कोई और गैसेस नहीं ले सकते अंदर लेने के लिए। ये लॉजिक था। ओके, इसीलिए हम इनहेलेशन में ऑक्सीजन लेते हैं यहाँ पर। ओके, वो लंग्स में जाता है, और लंग्स के सराउंडेड बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज होती है, और वो ब्लड कैपिलरीज जो है और ब्लड इस ऑक्सीजन को लेकर जाता है और वहीं जाएगा जहाँ पर ग्लूकोज मैंने डाला हुआ है। अब ग्लूकोज और ऑक्सीजन यहाँ पर एक ही सेल में इकट्ठे हुए तो फिर हो जाएगा यहाँ पर बर्निंग प्रोसेस। ओके, और वो करवाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। ऑक्सीजन क्या है? बर्निंग प्रोसेस, लाइटली बर्निंग प्रोसेस, डायल्यूट प्रोसेस में होगी, इतनी भी ज़्यादा नहीं होगी कि आप दूसरे को छूओगे तो डायरेक्टली छू के देखोगे ओह यू आर सो हॉट, आई मीन दैट्स हॉट। ओके, सो ऐसा नहीं होगा कि ऑक्सीजन की मदद से ये कार्बन डायरेक्टली जल उठेगा, ऐसा नहीं। धीरे धीरे से बहुत धीमी सी प्रोसेस है इसको तोड़ने की या फिर बर्न करने की। ओके, और ऑक्सीजन मिलते ही इसका बर्न स्टार्ट हो जाएगा, इसका बॉन्ड ब्रेकिंग होना स्टार्ट हो जाएगा, और ये ब्रेक होने वाले बॉन्ड जो उसमें जो स्टोर्ड एनर्जी थी वो हो जाएगी यहाँ पर लिबरेट, तो लिबरेट हुई और वो मिलेगी सेल को, और सेल जो है वो फंक्शन करेगा। That's why we call the cell as a functional unit. Okay? अब पूरा क्वेश्चन तो पता चल गया, तीन चीज़ पता चल गई। ओके, क्या फंक्शनल इसीलिए क्योंकि वो फंक्शन कर रहा है एनर्जी मिलने की वजह से, और एनर्जी मिलेगा फंक्शन करेगा तो वो लिविंग स्टेट में रहेगा। ओके, और एनर्जी बनाने के लिए ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है बर्न करने के लिए, क्योंकि इसमें से एनर्जी निकालने के, इसको तोड़ने के लिए। दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग ऑक्सीजन इनसाइड। ये लॉजिक था इस क्वेश्चन का, और एक ही सेंटेंस में हमने पूरा लेक्चर कवर कर दिया। पूरा हमने यहाँ पर बायोलॉजी कवर कर दिया, दिखा था वो कैसे बायोलॉजी, पहले मैं एक टॉपिक क्लियर कर दूँ। अब बचा क्या है यहाँ पर बचा क्या? सिर्फ कार्बन्स विच इज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इनसाइड द बॉडी। ओके, तो ऑक्सीजन इसको बाहर निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, 6 कार्बन बचे, बहुत इंपॉर्टेंट है इसको बाहर निकालना। तो ऑक्सीजन तो आ ही रहे, सारे के सारे ऑक्सीजन में से 6 ऑक्सीजन हर एक कार्बन के साथ जोड़ दो, क्या बन गया? यार CO2, कार्बन डाइऑक्साइड।
इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, और यही कार्बन जो बचे हुए जो कार्बन है कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में एक्सलेशन में लंग्स के थ्रू बाहर निकलेगा, इनहेलेशन एंड एक्सलेशन। ओके, तो यहाँ पर मैंने सब कुछ कवर कर दिया, रेस्पिरेटरी ट्रैक कवर कर दिया, सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन, डाइजेशन, और सेल के अंदर ये जो प्रोसेस हुई, जनरेशन ऑफ एनर्जी, जनरेशन ऑफ एटीपी, ये जो एनर्जी है जो लिबरेट हुई वो हमारे बॉडी में एज एटीपी स्टोर होती है और वो हम यूज़ करते हैं एज एटीपी। तो ये जो चीज़ यहाँ पर सेल के अंदर हुई एनर्जी बनने की एज एटीपी, ओके, तो वो पूरी प्रोसेस को यहाँ पर बोला जाता है सेल्यूलर रेस्पिरेशन, सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ओके, सेल के अंदर होने वाला ऑक्सीजन के थ्रू रेस्पिरेशन, दैट्स व्हाई ऑक्सीजन इज इम्पोर्टेंट, दैट्स व्हाई वी आर लिविंग, दैट्स व्हाई सेल इज कॉल्ड एज अ फंक्शनल यूनिट। ओके, ये सब चीज़ तो मैंने सभी 11th के अंदर आने वाले चैप्टर्स, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी वाला चैप्टर्स कवर कर दिए इसके अंदर। ये लेक्चर आपने पढ़ डाला तो आपका बायोलॉजी जिंदा डाला। ओके, सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। ये पूरा एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बहुत बार आप रिपीट कर सकते हो इस लिंक के थ्रू, इस वीडियो के थ्रू। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप कि आपने ये लेक्चर मेरा एंजॉय किया है। ओके, अपना फीडबैक जो है वो मैंने कमेंट बॉक्स में जो मैं लिंक भेजूँ वो आप ओपन करोगे तो कमेंट सेक्शन होगा, उसके अंदर आप आपकी कमेंट कर बता सकते हो कि आपको कैसा लगा। थैंक यू, मिलते हैं, बाय।